पूछी जाती हैं कि टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। हमें टाइटल लिखना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हो सकता है लेंथ भूल गए नंबर, तो आपका काम खराब हो जाएगा एसईओ के अंदर, क्योंकि एक कैरेक्टर आपकी वेबसाइट को ले डूबेगा अगर आपने गलत लगा दिया तो। इसी तरह से यूआरएल के अंदर अगर हम लोग कोई फाइल का नेम डिफाइन कर रहे हैं तो ये लेंथ कितना होना चाहिए, तो 68 कैरेक्टर से ज़्यादा का लेंथ नहीं होना चाहिए आपका। 68 कैरेक्टर यूआरएल में, वो टाइटल है। एक होता है टाइटल, एक होता है मतलब फाइल का नेम, एक होता है टाइटल हेड के अंदर टाइटल टैग। तो टाइटल टैग हमें कहता है कि 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। पेज का जो फाइल नेम जो होता है हमारा, वो हमारा 68 कैरेक्टर से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है हमारा, वो 160 कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर आप इस तरह से चीज़ों को डिफाइन करोगे तो आपका पेज जो होगा वेल ऑप्टिमाइज होगा और उसकी रैंक भी अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है। पैराग्राफ में जो भी आप लिख रहे हो वो कंटेंट रिच होना चाहिए, कीवर्ड की स्पिनिंग उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अगर जैसे लॉरेम इप्सम जनरली हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं तो यही होता है लिखा हुआ हमारा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंटेंट जो है वो आपकी सर्विस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, आपकी जो स्पेशलिटी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है, और आपकी ऑफरिंग क्या है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखो, नीचे दिखाई दे रहा है H2। यहाँ चेक करेंगे कौन सा टैग है, H1। एक पेज में एक H1 का होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पेज में टोटल H1 कितने का, ऐसा नहीं कि रूल ब्रीच हो रहे हो। यहाँ जाओ, किसी भी वेबसाइट के कोड को आप बहुत इजीली ओपन कर सकते हो। ठीक है। आपने कंट्रोल यू प्रेस करना है उस वेबसाइट के ऊपर और कंट्रोल F प्रेस करेंगे। आपने लिखना है लेस देन, यहाँ लिखना है एच, तो आपको नंबर ऑफ एच पता चलेंगे। इसमें जैसे दिखाई दे रहा है कि जो एच का रिपीटेशन है वो 39 टाइम है, लेकिन ये एच हेडर भी हो सकता है। हम रिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, H1। सारे रूल की धज्जियाँ उड़ी है, H1 जो है वो 9 टाइम यूज़ हुआ है इसके अंदर। समझ रहे हो, ये गलत है। हाँ, क्योंकि इसका गूगल ऐड चल रहा है तो इसको गूगल ऐड बचा रहा है। ठीक है। अगर ये एसईओ में होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। समझ गए ना। तो आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई है, चाहे वो वर्डप्रेस में ही क्यों ना हमने बनाई हो, हमें कई बार ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जैसे हमें पता चलेगा सेक्शन डुप्लीकेट करने का है, हमने लिया डुप्लीकेट टेक्स्ट वगैरह, हमने लिख दिया, अपना काम कर दिया, चाहे भले से आपने फॉन्ट साइज छोटा कर दिया हो, है ना, लेकिन वो गलत है। ठीक है। तो 9 टाइम H9 का यहाँ पर यूज़ हुआ है कि अब ये एक ऐसी सिचुएशन है, जैसे मान लो कहते हैं ना कि कोई बंदा डूब रहा था, एक बहुत पुरानी स्टोरी है। ठीक है। तो डूबते वक्त उसने सारे देवी देवताओं का याद कर लिया, और जब वो मरने के बाद पहुंचा ऊपर तो उसको उन्होंने बोला, जाके कंप्लेंट करता है, भाई आप मुझे बचाने नहीं आए, मैंने पूरी ज़िंदगी इतनी आपकी सेवा की। तो कहते हैं भाई मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम हर बार एक नया नाम ले रहे थे, जब तक मैं उसका रूप लेता तब तक तुम दूसरा नाम बोल देते थे, तो मैं क्या करता। तो वैसे ही यहाँ पर इस H1 की कहानी, कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ये कंफ्यूज है कि मैं फोकस किसको मानूं। ठीक है। तुम H1 को भी कह रहे हो कि ये मेरा सबसे बेस्ट फोकस कीवर्ड है, हम इसके बाद में अगर देखते हैं तुम ग्राफिक डिज़ाइन को भी बोल रहे हो बेस्ट फोकस कीवर्ड है। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तुम कहते हो 3D भी बेस्ट फोकस कीवर्ड है। कहना क्या चाहते हो, गूगल ये कह रहा है। समझ गए। तो जो पहला वाला है हम उस पर आते हैं, H1। यहाँ पर लिखा है एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन। अब यहाँ पर जो एंड है ये भी गलत है। हमेशा हमने कोडिंग के अंदर सीखा है एंड का सिंबल %AMP होता है, तो ये भी एक आपका एरर है। अब चला इस कोड को अगर हम लोग देखें, इसमें कितनी गलतियाँ हैं। तो एक वेबसाइट होती है W3C वैलिडेटर। क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि वैलिडेट बाई URI,
वैलिडेट वाई फाइल अपलोड, वैलिडेट वाई डायरेक्ट इनपुट, ये हमारे पास कुछ तरीके हैं किसी भी वेबसाइट को चेक करने के। तो ये जो वेबसाइट है एग्जांपल के तौर पर ये क्या ऑलरेडी लाइव है, तो हम लोग इसको वैलिडेट वाई यूआरएल में कॉल करेंगे और यहाँ से आपको कुछ मिलेगा मोर ऑप्शंस, जैसे कैरेक्टर एनकोडिंग एंड डॉक्यूमेंट टाइप। तो क्या होगा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। इतना करने के बाद आपने चेक परफॉर्म करना है। अब इसमें जितनी भी एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग हमसे गलतियाँ हुई होंगी वो सब सामने आ जाएंगी। ठीक है, रेड वाले CSS का एरर आ गए, CSS डुप्लीकेट एट्रीब्यूट एरर एरर। तो टोटल अगर देखा जाए 108 यहाँ पर हमें हाईलाइट मिले इसके अंदर। तो ऐसे ना किसी भी साइट को आप बहुत इजीली पता लगा सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर फिक्स करनी चाहिए। अच्छा ये ना आप 100% रिमूव नहीं कर सकते हो, कोई ना कोई रह ही जाएगा, लेकिन एरर और फैटल एरर ये ख़त्म करना ज़रूरी है। जो ग्रीन वाले हैं वो क्या है, तो जैसे आप यहाँ देखोगे इन्फो ट्रेलिंग स्लैश ऑन वॉइड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं टाइटल टैग है, फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पर मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज, और यहाँ पर हमने इसको स्लैश लगा के बंद किया हुआ है। भाई जब हम लोग HTML5 चला रहे हैं तो JSX हम लोग चला नहीं रहे, जैसे हमने रिएक्ट पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता है किसी भी टैग को अगर मैं बंद करना तो लास्ट में जाके हम लोग उस पर स्लैश लगा देते हैं, जैसे HR BR IMG जो नॉन कंटेनिंग टैग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेटा टैग के अंदर भी ना क्लोजिंग नहीं होती, लेकिन अगर JSX में करोगे तो क्लोजिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ करोगे तो नहीं करना है। तो ज़्यादातर गलतियाँ जो हैं वो ये हैं, हर जगह ट्रेलिंग स्लैश है, दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इनको हटा दूं तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्या है ग्रीन में आ रहा है, ठीक है। तो इससे कोई खास इम्पैक्ट इससे नहीं आने वाला। रेड वाले पर आते हैं, CSS पार्स एरर क्या है यहाँ पर, फ्रॉम लाइन 132 कॉलम नंबर 16 द लाइन 134 कॉलम 2। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इसमें पास हुई कि एक TH के नाम से क्लास है, इसमें टेबल इसमें यूज़ हुई है, TH स्टैंड फॉर टेबल हेडर। तो यहाँ पर मार्जिन क्या है, ऑटो का यूज़ किया है, और उसके बाद में 2 एंटर लगा के लिखा है बैकग्राउंड, जो कि गलत है। अब इसको क्या हो रहा है CSS को इसको समझने में दिक्कत हो रही है। ये जो हमारा इस तरह का होता है ना सिंबल, ये एंटर का होता है, कीवर्ड पे आपके बना होता है, लॉजिटेक वगैरह कीवर्ड अगर आप चलाते हो तो उसमें बना हुआ आता है। सेम यहाँ पर गलती है, यहाँ गलती है, ठीक है। यहाँ पर देखो भर भर के एंटर लगे हुए। तो क्या हुआ कि जब इसका CSS लिखा गया तो उसको ना कंप्रेस नहीं किया गया, जो हम लोग यूज़ करते हैं CSS कंप्रेसर मिनीफाई, कि कोड को लाइट वेट कैसे बनाया जाए, वो प्रैक्टिस की कमी है इसके अंदर। अगर वो कमी ना होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती हमें इसके अंदर। फिर यहाँ पर एक हमें और एरर मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बटन ऑन क्लिक लोकेशन डॉट href इक्वल टू टेल इज़ अ मेथड जिसकी हेल्प से हमारा क्या था डायलर पर नंबर लोड हो जाता है। ये वो चीज़ है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर यूज़र यहाँ से इसको प्रेस करता है, अगर आप फ़ोन में इस वेबसाइट को चलाओगे तो सीधे डायलर पर आपका ये नंबर लोड हो जाएगा, लिखा रहा है ओपन पिक एन ऐप, किस ऐप्स के थ्रू आप कॉल मेक करना चाहते हो, स्काइप फ़ोन लिंक वगैरह सारी चीज़ इसमें आ रही है। तो फ़ोन पे क्या होगा, जैसे आप क्लिक करो डायलर पर आ जाएगा। तो हमने जब HTML पढ़ा था तो लिंकिंग के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इनपुट टाइप टेल और इनपुट टाइप ईमेल किस तरह से हमारे ईमेल को जंप कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है क्लास बटन, ठीक है। तो बटन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो क्लास सही बनानी चाहिए। नीचे आ जाओ, यहाँ पर आप देखो एक और डुप्लीकेट एट्रीब्यूट का यूज़ हुआ है, और नीचे आओ, ये सब ट्रेलिंग वाली दिक्कत है, इनको अवॉइड कर सकते हो। फिर यहाँ आ जाओ, डिव के साथ दिक्कत हुई है, ठीक है। और नीचे चलो तो हर जगह पर उसका ना लिखा हुआ है, और आप पर्टिकुलर उस जगह पर जाकर उसको फिक्स करके आ सकते हो। तो ये मैंने आपको एक वेबसाइट बता दी जहाँ से आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर से नंबर ऑफ़ एरर ढूंढ के निकाल सकते हो। ध्यान रखना रेड वाले जो हम लोग देख रहे हैं एरर एंड फैटल एरर, फैटल होता है सबसे खतरनाक वाला एरर, और एरर होता है उससे छोटे लेवल का। ग्रीन वाले को हम लोग बाईपास कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कर दो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है भाई ये देखो खाली स्लैश का कोई लेना देना है नहीं,
ठीक है, तो इसको हटाया जा सकता है। तो ये सब कोडिंग जो चलती थी ना, ये जो जिसने भी इस वेबसाइट को बनाया उसने क्या करा, बहुत पहले 2012 तक की जो पहले की कोडिंग चलती थी, HTML4 के अंदर होता था XHTML, जिसको हम बोलते थे एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें XML का वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रखा है। तो यानी कि डेवलपर जो है पुरानी नॉलेज वाला, उसने नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया कि नया जाना क्या चाहिए। अब देखो, देखा जाए अगर किसी क्लाइंट को आप दिखाओगे वो तो इसको देख के खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब SEO पर्सन के पास कोई वेबसाइट जाती है ना, तो उसको पता चलता है कि भाई वेब डिज़ाइनिंग कितनी तगड़ी आती है तुम्हें, वहाँ पता चलता है हमें। तो जब आप कोई भी अपना टेम्पलेट वगैरह बना के इंटरव्यू में जाते हो ना, फिर वो कोड को उठा के कई बार यहाँ डाल देता है, वो दिक्कत है इसमें, तो बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो अपना कोई भी कोड जो भी आप तैयार कर रहे हो उसको यहाँ डाल के चेक जरूर करो एक बार कि उसमें कितने बग्स हैं। तो लाइव के लिए तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अब मान लो हमारा कोई ऑफलाइन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइल अपलोड या फिर डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसके अंदर। अब ये पार्ट हमारा हो गया क्लियर। इसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ। किधर गया हमारा व्हाट्सएप? जो भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ ये सब संभाल के रखना। एक एक्सेल फाइल मेंटेन कर लेना अपने पास, ये सब काम की चीज़ें। तो इसका जिक्र हमने लास्ट क्लास में किया था? नहीं किया था। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो। ये हमारे पास एक फाइल है। अगर इसमें पहले हम लोग ये देखते हैं क्या हमारी बॉयलर प्लेट भी कोई एरर है कि नहीं है। हमने कोड को यहाँ से क्या किया, Ctrl+A Ctrl+C, डायरेक्ट इनपुट में जाते हैं, पेस्ट किया और चेक परफॉर्म किया हमने। क्या लिखा रहा है, नो एरर और वांट टू शो, ठीक है। आप सभी को याद होगा मैंने IMG टैग सिखाया था और मैं ये कहता था उसमें ALT जरूर लगाना है। अब मान लो कि आपने इमेज ला के खुश हो गए, ALT नहीं लगाया, हमने लिखा IMG SRC images / like header dot JPG PNG जो भी लिखना है लिख लो, क्योंकि इसको इमेज से मतलब नहीं है, टैग को चेक करता है। और हमने इस टैग को यहाँ पर लाके बंद कर दिया। आपने चेक परफॉर्म किया, अगेन बन गया एरर। क्या लिखा है, समझ गए? तो अगर तुमने कोई वेबसाइट बनाई हुई है और अगर उसके अंदर ALT नहीं है तो SEO में ये सबसे भयंकर एरर है। एक आया एक गया, क्या हुआ मतलब? जयंत, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। तो हम लोग इसमें ALT मेंशन करके देखते हैं, कैप्स लॉक ऑफ। वैसे HTML में अपर केस लोअर केस कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गूगल के एल्गोरिदम में दिक्कत आती है। वो कहता है चीज़ें सही से दो, सब स्मॉल में होना चाहिए। अभी चेक परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर पास हो गया हमारा। क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसका काम है ये चेक करना कि आप सही मैनर में कोड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कई बार जैसे हम लोग कुछ वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं कोडिंग करके, हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है। तो उसको लाके यहाँ चेक कर सकते हो आप, ठीक है, कि आपका अगर कोड गलत होगा तो यहाँ पर एरर होगा, नहीं तो आपका पेज बिल्कुल ग्रीन आना चाहिए। अब जैसे बड़ी बड़ी साइट्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं फ्लिपकार्ट। अब इन्होंने कोई गलती की होगी तो हमें पता चल जाएगी। यहाँ जाइए और यहाँ पर हम लोग करेंगे बैक, सॉरी, सॉरी, दिस डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेक्ड। अब ये क्यों नहीं चेक हुआ ना? प्राइवेसी की बात नहीं है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस वेबसाइट में एक तो डेटा पूरा बहुत ज़्यादा डायनामिक लेवल पर है,
दूसरा इसमें क्या है, रिएक्ट है, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट पर रिएक्ट होता है लगा तो उस पर ये काम नहीं कर पाता, ठीक है। ये पीएचपी वाले कोड को चेक कर लेगा, क्योंकि पीएचपी का तो डोम पर आगे रेंडर हो जाता है। अब रिएक्ट की जब हम लोग कोई फाइल ओपन करते हैं ना, हमें कैसे पता चले कि इसमें रिएक्ट है लगा हुआ। तो हमने डेवलपमेंट तो सीखा हुआ ही। तो मान लो कि मैं किसी कैटेगरी के अंदर गया, लेट्स से फैशन, और मैंने टी शर्ट पर क्लिक किया, ठीक है। या आप किसी और इलेक्ट्रॉनिक में आ जाओ, जैसे कि एमआई। ऊपर ध्यान से देखना, कोई लोडिंग नहीं आएगी आपकी, ये रिएक्ट है, ठीक है। अगर नहीं होती तो लोडिंग होती। तो अमेज़ोन को ट्राई करके देखते हैं। अमेज़ोन के हम किसी कैटेगरी में चले जाते हैं तो ऊपर देखते हैं क्या पहले लोडिंग होता है कि नहीं होता है। यहाँ लोडिंग हो रहा है। अब इसके अंदर हम किसी और चीज़ पे ट्राई करके देखते हैं, यहाँ भी लोडिंग है। तो चलो एक बार लैंडिंग पेज को ट्राई करके देखते हैं। वैसे डेटा तो इसके पास ही बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी ट्राई करेंगे। कहने का मतलब समझ में आया, ठीक है। तो जहाँ रिएक्ट यानी कि कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही होगी, उसको आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगेन अमेज़ोन ने भी यही गलती की हुई है, ट्रेलिंग स्लैश, बट ग्रीन में जा रहा है, छोड़ सकते हो। एरर, वार्निंग, फैटल एरर, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे वार्निंग एरर गेम चल रहा है। ग्रीन वाले कम है, वार्निंग एरर ज़्यादा है। तो देख रहे हो, बड़े बड़े दिग्गजों से भी गलती हो जाती है कोडिंग के अंदर। नहीं, रिएक्ट पे नहीं है वो। उन्होंने अपना उसका पाइथन जेंगो का यूज़ किया हुआ है। अब हम अपने वाले कोड को भी डाल के चेक करके देखते हैं कि हमने कितनी गलतियां करी हैं, है ना। भाई गलती तो सभी से हो सकती है ना। हम भी चेक करेंगे अपनी गलतियां। हमने यहाँ से पूरा कोड कॉपी किया और यहाँ जाके देखते हैं भी गलतियों की कितनी बड़ी लड़ी खुल के आती है। यहाँ पर बड़ा डिस्टर्बेंस है इस फ्लोर पे। क्या लिखा रहा है? तो क्या समझ में आ रहा है कि हमने डे वन से जो सीखा, मैंने आपको वो ट्रेनिंग दी है कि मतलब कि तुम्हारा जो कोड है, अगर मेरा वाला तरीका फॉलो कर रहे हो तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो ये चाहिए मेरे को, समझ आ रही बात। अगर ऐसा आ रहा है इट मीन्स कि हम कामयाब हैं, और अगर हमारे काम में गलतियां आ गई तो मतलब कि गड़बड़ है, समझ गए। तो डे वन से मैं कहता था ना कि हम लोग एसईओ फ्रेंडली सीख रहे हैं सारा कोड। तो ये जो बर्गर वाला अभी जो आपने कोड चिपकाया है, ये भी वर्डप्रेस वाले में चिपकाया है या नहीं, स्टैटिक वाला ही चेक करके दिखाया मैंने आपको। वर्डप्रेस वाला तो कोड आएगा ही। वर्डप्रेस वाला तो उसमें एरर ना कभी होता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो प्लगइन्स होते हैं, वो खुद ही फिक्स कर लेते हैं चीज़ों को। चैलेंज तो होता है स्टैटिक वेबसाइट को फिक्स करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई टूल नहीं होता ना आपके पास, तो कैसे करोगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, जब हमने ये लिंक लगाया तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये साथ में लगा हुआ है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन अगर मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, या मैं अगर लाइव में जाके सीधे इसको फिक्स कर दूँ, कहीं ना कहीं लगा हुआ है, देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है। और हम फिर से चेक परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा रहा है, देखो, दिस डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू बी लॉरम इप्सम टेक्स्ट बट द HTML स्टार्ट टैग हैज़ लैंग्वेज इंग्लिश। लॉरम इप्सन जो है वो एक डिफरेंट कंट्री की, वो आपकी लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसको ना प्रॉब्लम आती थी। ये क्या बोल रहा है कि भाई इसकी जगह पर ZXX यूज़ करो, अगर कोई अनोनिमस आपने डाला हुआ है
तो इसका काम क्या होता है कि अगर मेरा डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज को कंटेन कर रहा है तभी हमें डालना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जाके पूरा नीचे चेंज कर लूँगा तो मेरी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, समझ गए ना। क्योंकि ये तो मैंने आपको जस्ट डाल के दिखाया था उसके अंदर कि क्यों ज़रूरी है। तो ये दो काम करता है, एक तो आपके डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज टाइप क्या है वो, दूसरा आपकी डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होने से बचाता है कि भाई किसी ने ट्रांसलेटर डाल के रखा हुआ है। अब आपको पता है कि गूगल का जो ट्रांसलेटर है जो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करता है, कर तो देता है बट वो सही नहीं करता, मतलब आपका मीनिंग ही बदल जाएगा उसका, लाइन का जो आप कहना चाह रहे हो उसके अंदर, जो कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में जाता है। तो हमारी हिंदी जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इतना अच्छा से काम ना नहीं करता। तो क्या होगा अगर किसी ने डाल रखा बाय मिस्टेक कन्वर्टर, तो उसका क्या होगा जैसे मतलब जो भी वेबसाइट में रिक्वेस्ट करेगा वो हिंदी में चलेगी और उसको कंटेंट सही से समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए क्या होता है कि हिंदी की जब कोई वेबसाइट बनती है तो उसको ट्रांसलेट नहीं करते, हिंदी की वेबसाइट का फिर पूरा कंटेंट राइटिंग ही अलग होता है कि उसको पूरा कंटेंट राइटिंग किसी कंटेंट राइटर को हायर करके लिखवाओ फिर उसको वेबसाइट में लगाओ। तो वेबसाइट के फिर दो राउट बनते हैं, जब यूज़र हिंदी चूज़ करे तो हिंदी वाला खुल जाए, इंग्लिश चूज़ करे तो इंग्लिश वाला खुल जाए। बहुत सारे लोग पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसलेटर इंटीग्रेट कर लेते हैं, काम तो चल जाता है उससे लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा प्रॉमिसिंग नहीं होता। जो बनवाएगा फिर ऐसी अलग लैंग्वेज वाली वो उसके पैसे तो ज़्यादा चार्ज करेगा, बिल्कुल वो महंगी बनेगी। महंगी बनेगी, लेकिन ब्रांड्स को फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ने क्या बोला कि भाई मेरे को अपने विजिटर को वेबसाइट हिंदी में भी दिखानी है, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान 99 से शुरू, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ठीक है। तो इन्होंने सब अपना, देखो बैनर देख रहे हो, अब ये तो इमेज, ये तो हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ना अपने आप, ये खुद से तो हिंदी नहीं हो गया ना भाई, आप टेक्स्ट को ही तो कर सकते हो जो सेलेक्टेबल फॉर्म में होगा। तो अब आप ये सोचो कि जो डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर, उसके दो काम है, पहले वो उसका इंग्लिश में प्रोसेस करे फिर उसका हिंदी में प्रोसेस करे, ठीक है। अब इनकी इंडिया की जितनी फेमस रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, बांग्ला, हाँ किसी भी करना उस पर आएगा लिखा हुआ। हाँ आएगा क्यों नहीं आएगा। सर पर मॉडल भी चेंज हो गया, इमेज चेंज हो गई और साइट भी चेंज होगी सर। क्योंकि देखो साइट तो चेंज होगी ही, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है ना कि जिस रीजन में आप चला रहे हो तो आप वहीं के लोगों से तो कनेक्ट करोगे। अब मैं चला रहा हूँ भाई तमिल में और मुझे मॉडल दिखा रहे हो तुम रशियन उसके अंदर, तो क्या है लॉजिक है उस चीज़ का, तो लोग कनेक्ट करें उस चीज़ से, ज़रूरी है। तो पूरी वेबसाइट चेंज होगी ना अपनी। अब हमारे यहाँ जहाँ हम लोग नॉर्थ इंडिया के अंदर हैं, यहाँ पर मिक्स चलता है सब कुछ, हिंदी भी चल रही है इंग्लिश भी चल रही है। आप साउथ चले जाओ, उनका तुम्हारी समझ में सब आएगी लेकिन वो बोलेगा नहीं, सेम जैसे चाइना, तुम जो मर्जी सामने गिटर पिटर कर लो वो बोलेगा तुमसे चाइनीज है। तुम्हें अगर मेरा समझना है तो ट्रांसलेटर खरीद लो, तो डिवाइस आती है उनके यहाँ पर, जाओ ले लो, वो उधर से जो बोलेगा वो तुम्हें कन्वर्ट होकर सुनाई देगा, तुम जो बोलोगे वो उसको कन्वर्ट होकर सुनाई देगा, लेकिन वो बंदा जो टच से मस हो जाए। तो बहुत पहले ना साउथ इंडियन का एक स्टेटमेंट आया था कि भाई हमारे यहाँ अगर केरला में अगर इधर कोई विजिट करना चाह रहा है तो उनका वीज़ा होना चाहिए, नॉर्थ इंडियन वालों का पसंद नहीं करते वो। तो जैसे आप जॉब करने बॉम्बे जाओगे ना तो ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर बड़ी दिक्कतें आती हैं, यहाँ के लोगों को वहाँ एडजस्ट होने में ना बहुत मुश्किल होता है, उनकी बहुत तगड़ी यूनिटी होती है उधर। इसकी बोर्ड वाला सीन पे चला दिया इन्होंने, ऐसी लैंग्वेज में बोर्ड होना चाहिए। ब्रांड मतलब स्टारबक्स है और उसको एल में लिखा हुआ है वो, हाँ जो भी तमिल में। चलिए, बोर्ड तोड़ देंगे। अब फ्लिपकार्ट के अंदर क्या है, जैसे अगर आप यहाँ होगे तो इन्होंने कहीं भी फ्रंट एंड के ऊपर लैंग्वेज सिलेक्शन का अगर हम लोग यहाँ देखें, चलो भी इसके अंदर जरा, ठीक है, यहाँ पर आप कहीं भी देखो तो नहीं है। इन्होंने क्या कर रखा है, अपने ऐप के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि ये डेस्कटॉप यूज़र को अपना विजिटर ही नहीं मानते, ठीक है। वो कहते हैं जो लेना है वहाँ पर आके लो, फ़ोन के ऊपर, फ़ोन के अंदर सारे कंट्रोल हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शन इन्होंने डाले हुए हैं उसके अंदर। अभी तो जैसे क्या है ना कि बहुत अच्छे जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं इनके, मुझे नहीं पता आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है नहीं किया फ्लिपकार्ट के अंदर, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में खुद से बोल के बताता भी है, ठीक है।
तो तुम्हारा काम आसान हो रहा है इस टूल से, यानी कि हमसे अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, अगर हम लोग गलत जा रहे हैं तो ये आपको करेक्ट कर देगा। आपके बहुत सारे एरर जो ऑन पेज वाले हैं वो ख़त्म, कोडिंग वाले तो सारे ही ख़त्म हो गए आपके। ठीक है, अब क्या रह जाएगा हमारा, टाइटल पेज का, डिस्क्रिप्शन, उसकी मैंने आपको लेंथ बता दी है क्या होनी चाहिए। अब टाइटल डिस्क्रिप्शन और क्या कहते हैं वो, टाइटल डिस्क्रिप्शन यूआरएल का नेम हमने क्या रखना है। ठीक है, तो ये हमने डालना तो है, बट एक्चुअल में इसको हमें कंटेंट राइटर प्रोवाइड करता है। जब भी हम लोग किसी एजेंसी मॉडल में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कंटेंट राइटर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो आपको बताएंगे क्या लगाना है, आपने उसको लगा जाके वहाँ पर पेस्ट कर देना। आपने ये साथ में ज़रूर बताना है कि मेरे को टाइटल जो है वो अंडर 60 अबव 60 नहीं होना चाहिए, यूआरएल 68 में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर का होना चाहिए, हेडिंग का रिपीटेशन नहीं हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इस वेबसाइट का रेफरेंस लें, इसका यूआरएल अगर हम लोग यहाँ से कॉपी कर लें, एक वेबसाइट है एसईओ ऑप्टिमर, यहाँ आ जाओ, इस पर जाइए, थोड़ा वेट करेंगे इसमें। यहाँ ही है, अपनी वेबसाइट का नेम पास करना है आपने। तो जब कोई वेबसाइट आपके पास पहुँचती है ना, तो हमें उसका क्या करना होता है, ऑडिट। तो यहाँ पर आप इसका पेड वर्जन भी बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्री में आपको एक बेसिक ऑडिट करके दे देगा। जैसे ट्राई करो और इसको स्कैन करो ज़रा वेबसाइट को, अभी पूरा लोडिंग हुआ नहीं है। ये ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा कि आपका कंटेंट किस तरह का है, कीवर्ड्स क्या हैं उसके अंदर, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, आपके हेडिंग के रिपीटेशन कितने यूज़ किए आपने, वो सब कुछ निकल के आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो साइट को जो रैंक मिलता है वो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे मिलता है। जैसे कि आपका ऑन पेज एसईओ कितना अच्छा है, लिंकिंग आपने कितना बढ़िया से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, यूजेबिलिटी आपकी वेबसाइट की कि यूज़र इजीली इसको यूज़ कर पा रहा है या नहीं, वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, और आपका सोशल मीडिया इंटीग्रेशन कितना अच्छा है। ठीक है, तो हमें क्या रैंक मिला इसके अंदर, सी माइनस। तो वो सजेशन दे रहा है योर पेज कुड बी बेटर। 26 रिकमेंडेशन इस फ्री टूल ने निकाले हैं। अगर हम लोग इसका पेड बाय करेंगे तो हो सकता है कि आपको 50 प्लस भी निकाल के दे दे उसके अंदर। नीचे आओगे तो यहाँ पर एक जिक्र देख रहे हो, ऑन पेज एसईओ क्या मिसिंग है, मेटा टैग, जो हमने डिस्क्रिप्शन लास्ट क्लास में देखा ना कि इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो क्या बोल रहा है, हाई प्रायोरिटी, ये होना चाहिए। रिमूव डुप्लीकेट H1, इसकी प्रायोरिटी क्या है, मीडियम। ठीक है, ऐड ALT एट्रीब्यूट्स टू ऑल इमेजेस,
ठीक है, लगा दोगे तो आपकी इमेजेस सर्च के साथ में जैसे टेक्स्ट आ रहा है इमेज भी आएंगी। जैसे हम लोग जब यहाँ लिखते हैं मिक्सर जूसर, तो ये तो शॉपिंग ऐड है, तो इसमें तो इमेज आएगी ही आएगी। ये आपके नॉर्मल आ रहे हैं सर्च में, आप यहाँ देख रहे हो यूआरएल के साथ में फ़ोटो आ रही है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये उसी वजह से पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर ALT में नेम मेंशन करना होता है। तो हमारी अरीना की वेबसाइट में जो भी कोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, जहाँ पर बच्चे प्लेस हो रहे हैं, उनमें से किसी भी फ़ोटो में ALT नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है? यूज़ योर मेन कीवर्ड अक्रॉस द इम्पोर्टेंट HTML टैग। मेन कीवर्ड मतलब मेन फोकस कीवर्ड, ठीक है। इंक्रीज पेज टेक्स्ट कंटेंट एंड ऐड स्कीमा मार्कअप। क्या होता है समझेंगे इसको हम लोग आगे। तो ये ऑन पेज के अंदर चीज़ें, इसमें सबसे हाई जो उस पर आ रही प्रायोरिटी पर वो है आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देन है आपका मीडियम प्रायोरिटी में H1 जो कि डुप्लीकेट हो रखे हैं, बाकी ये लो प्रायोरिटी पर है। नहीं करोगे चलेगा, कर दोगे तो बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ कि वेबसाइट में एरर जितना आप फिक्स कर सकते हो कर देना चाहिए। इसके बाद लिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नहीं, लिंक वाले आ रहा है ना, अपडेट लिंक URL टू बी मोर ह्यूमन एंड सर्च इंजन रीडेबल, ठीक है ना। अब ये जो वेबसाइट है सिंगल पेज है, इसमें कोई URL तो है ही नहीं, और अगर हम लोग होम पेज बना रहे होते हैं तो उसका नाम इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स के नाम से तो कोई सर्च नहीं करेगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिंकिंग की बात हो रही है। सोशल के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, ये लिंक में सिर्फ ये आपको दिखाई देगा। तो जैसे हमारा टाइटल टैग क्या है, यू हैव अ टाइटल टैग ऑफ ऑप्टिमल लेंथ बिटवीन 10 to 70 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितना आ रहा है 15, यहाँ पर क्या कह रहा है अरीना एनिमेशन। अब देखो ये 70 कैरेक्टर बोल रहा है SEO ऑप्टिमल, लेकिन आप इसको 60 से बियॉन्ड मत लेके जाइए, ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग है पैरामीटर चेक करने का। मेरा सीधा सा कहना है कि अगर ट्रिपल डॉट आ गया सर्च के अंदर तो वो गलत है, ट्रिपल डॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि उतना ही डालो जितना इन्फॉर्मेशन यूज़र को डिस्प्ले हो सके। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन क्रॉस आ रहा है, ये मिसिंग है आपका, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद SERP क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वहाँ पर ये लिखा आएगा अरीना एनिमेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, कौन सा एनिमेशन कहाँ का है, क्या लोकेशन है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये बेटर किया जा सकता है। HREF लैंग्वेज ये अवेलेबल है यहाँ पर, योर पेज नॉट मेकिंग यूज़ ऑफ HREF लैंग्वेज एट्रीब्यूट डिक्लेयर्ड इज इंग्लिश। H1 हेडर टैग यूसेज नहीं है, योर पेज हैज़ मोर देन 1 H1, उसका एरर। सोशल, फेसबुक, ट्विटर, OG टाइटल, ओपन ग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्विटर के कार्ड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक पिक्सल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डालना चाहिए। अदर, उसको हम बाद में देखेंगे। परफॉर्मेंस पर आते हैं। मेक यूज़ ऑफ HTTP2 यानी कि HTTPS प्रोटोकॉल, रिमूव एनी डेप्रिकेटेड HTML जो कि स्लैश लगे हुए हैं, रिमूव इनलाइन स्टाइल, लिखा गया क्लियरली। यानी कि जब हम लोग सीख रहे थे HTML ना, तो मेरे CSS तो हमने बताया था इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल 3 होते हैं। इनलाइन अगर यूज़ कर रहे हो तो बहुत ना के बराबर इस्तेमाल कर लो, लेकिन ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनलाइन यूज़ हुआ है, कैसे पता चले कहीं पर यूज़ हुआ है, कोड में जाएंगे, इसको ढूंढने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल टू, भर भर के लगाया हुआ है, 35 टाइम यूज़ किया। देखो एक स्टाइल यहाँ लगा, डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी हिडन, फिर चेक करेंगे स्टाइल, स्टाइल हर जगह लगा हुआ है, पूरा जो पेज डिज़ाइन कर दिया वो स्टाइल मार के ही कर दिया, ढंग से CSS नहीं लिखा हुआ है, समझ गया ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है ना कि ये गड़बड़ है इसके अंदर। रिजॉल्व जावास्क्रिप्ट एरर यानी कि JS के कंसोल में भी एरर है, ठीक है। मिनीफाई और CSS एंड JS फाइल जो हम लोग कंप्रेस करते हैं। सॉरी। यूजेबिलिटी, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज फॉर कोर वेब वाइटल्स, मतलब क्या हुआ इसका, हमारा जो पेज है उसका जो कंटेंट है वो बहुत छोटा है। पूरी वेबसाइट पे अगर देखा जाए सबसे छोटे साइज में यही लिखा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर हमने फॉन्ट लिख दिया रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन, लेकिन ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा, फॉन्ट बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपको इन्फॉर्मेशन जब किसी को देते हो तो उसको बिल्कुल क्लियर मेंशन करो, जो कि इजीली दिखे, ये नहीं कि उसको दिमाग लगाना पड़े यूज़र को, वहाँ पर गलत होता है। ये सारा लिंक प्रॉपर बेटर किया जा सकता था, शायद मैंने आपको चेंज करके भी दिखाया होगा कैसे हम लोग इसको बेटर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से आप जाके इसके हेडर वगैरह में बैकग्राउंड वगैरह डाल के आ सकते हो। जैसे ये है ना अपने पास कंटेनर, तो यहाँ जाके लिख सकते हैं ना इसका बैकग्राउंड। तो नेविगेशन मेरा हाईलाइट हो गया। इसके बाद इसके अंदर जो फॉन्ट वगैरह यूज़ हुए उनको मैं बेटर कर सकता हूँ। और इसके अंदर एक ए टैग अवेलेबल है, अब पहले से बेहतर है, लिंक क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हम इसको और हाईलाइट कर सकते हैं। अब ज़्यादा अच्छा है, ये पहले ज़्यादा अच्छा था, है ना? तो इसको बेहतर किया जा सकता है, और हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर वो चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बनाया ऐसा, है ना? तो बेटरमेंट हो सकता है ना इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आ रहा है दूसरा प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर मोबाइल पेज स्पीड इनसाइट्स, ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर डेस्कटॉप पेज स्पीड इनसाइट्स। इसका क्या मतलब हुआ है? यानी कि ये जो एसईओ ऑप्टिमर है ये चेक कर रहा है कि शायद हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो 2.5 सेकंड को मीट नहीं कर रही है। तो एक बार जरा चेक करके देखो क्या ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो ये फ्री टूल है, तो मैं हर एक चीज़ को क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि वो उसने बता दिया और वो प्रॉब्लम हो ही ना हमारी वेबसाइट में। तो आपने क्या करना है, पेज स्पीड वेब डॉट डेव पर आना है। यहाँ पर आने के बाद मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जाके हम लोग अपना अरीना एनिमेशन का यूआरएल पास कर लेते हैं और क्लिक करेंगे एनालाइज के ऊपर। अगर यहाँ पास्ड आ गया लिखा हुआ तो ठीक है। क्या लिखा गया? ठीक है, तो मोबाइल में फेल हो गई, डेस्कटॉप में पास हो गई। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो बहुत क्लियरली पता है डे वन से जब हम लोग HTML CSS पढ़ रहे हैं कि भाई विजिटर जो होता है वो डेस्कटॉप पर सर्च कम करता है, वो मोबाइल पर ज़्यादा सर्च करता है। और अगर मोबाइल पर हमारा सर्च अगर बढ़िया नहीं होगा, ठीक है, हमारे पेज को खुलने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो दिक्कतें होंगी। अब अरीना के साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं है भाई? अरीना अरीना ही है, अकेला है। अब अरीना जैसे अगर 10-20 होंगे तो अरीना को दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली होगी ना अपनी। तो जहाँ पर आप सिंगल प्लेयर हो मार्केट के अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। लेकिन देखा जाए कॉम्पिटिटर उसमें कॉम्पिटिटिव रिसर्च के अंदर तो ये गलत है। तो यहाँ तो हम लोग सही जा रहे हैं 2.1 सेकेंड, मोबाइल में हमें 3.1 सेकेंड लग जा रहा है। अब मोबाइल में दिक्कतें क्या है? जैसे मैं अगर मोबाइल मोड में इस यूआरएल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, नेविगेशन के अंदर यहाँ पर देखो ये सब सही चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर नीचे आइए, टेक्स्ट काफ़ी छोटा है इसके अंदर, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर गैप देख रहे हो, यहाँ गैप देख रहे हो, मतलब बनाने वाले ने बस बना दिया कुछ भी, मतलब चेक नहीं किया कि कहाँ जा रहा है डेटा मेरा, कोई गटर का ध्यान नहीं है। यहाँ स्पेस ले लिया, यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग सारी चीज़ें बंद की, तो ये क्या है, फ़िल्टर करने के लिए कि भाई इतने नंबर ऑफ़ जो हमारे सजेशंस आए हैं इसमें कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा वेबसाइट का एक पेंटागन होता है। ये पेंटागन के अंदर आपकी जो सारी चीज़ें वो बाहर तक मूव होनी चाहिए,
ये ग्रिड है 1 2 3 4 5 6 कौन से लेवल पर आप जा रहे हो। तो जितना बाहर रहोगे तो आपकी रैंक उस हिसाब से अपनी चेंज होती है आपको दिखाई देगी। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी रैंक आ रही है डी, यहाँ कौन सी रैंक है सी, यहाँ कौन सी रैंक है बी। तो जिस ग्रिड को आप टच करते हो रैंक आपकी इंप्रूव होती जाएगी। तो सोशल पे क्या आ रहा है एफ, यानी कि सोशल हमारा कुछ है ही नहीं इस पूरी वेबसाइट में, कहीं भी हमने सोशल मीडिया का जिक्र ही नहीं किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जितना अच्छा वेबसाइट बनाओगे उतने अच्छी आपके ये ग्राफ वर्क करेंगे, और जब आप कोई पेड ऐड चलाते हो तो उसमें आपको बहुत बढ़िया माइलेज मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे ऑन पेज एसईओ कुड बी बेटर, जैसे हमने ये सजेशन तो पहले देख लिए थे। तो आप देखोगे H2 कितनी बार यूज़ हुआ है, ठीक है, H3 H4 0 H5 H6 4, ठीक है। H1 टैग यहाँ पर अगर आप शो डिटेल में जाएँ तो इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, पकड़ लिया इसने देखो सब कुछ। यही मैंने आपको कंट्रोल F करके दिखाया था। तो जब हमारे पास टूल नहीं होते तो मैनुअल वाला जो सिस्टम होता है ना वो सबसे बढ़िया होता है पता करने का। अगर टूल, अब जैसे ये जो है एक दिन में फ्री में 2 बार ही रिसर्च करके दे सकता है, ठीक है। तीसरी बार जाओगे तो ख़त्म हो गया, कैसे पता लगाओगे। तो मैनुअल भी तरीका क्लियर होना चाहिए ना। तो मैंने आपको बोला कंट्रोल F, अपना टैग का लेस देन, जिस टैग को ढूंढ रहे हैं उस टैग का नेम डाल दो, अपना पता चल जाएगा। यहाँ से आप देखो कीवर्ड क्या क्या है, दिल्ली एनिमेशन अरीना कोर्सेज न्यू साउथ गेमिंग फ़ोन, ठीक है। पेज की फ्रिक्वेंसी क्या है 16 12 10 7 6 5 4 फ्रेजेज, ठीक है। फ्रेजेज जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, मोर देन वन वर्ड, दैट इज़ अ फ्रेज। तो आप यहाँ देखोगे डेली किसी टाइटल में है नहीं है, अरीना एनिमेशन टाइटल के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन टैग की तो कहानी ख़त्म है। हेडिंग के अंदर बस न्यू दिल्ली मैच कर रहा है, बाकी चीज़ें मैच नहीं कर रही कोई भी, ठीक है। अब ये पेज फ्रिक्वेंसी क्या है कि कितनी बार पेज में यूज़ हुआ है, ये बता रहा है। तो अगर हम लोग ढूंढने जाके दिल्ली को लिख के कंट्रोल F करेंगे तो हमें 6 बार दिखाई देगा, ठीक है, या ये हमें 6 टाइम दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है दिल्ली, यहाँ पर ये हमें क्या दिखा रहा है पेज के अंदर इंडिविजुअल कीवर्ड। ये फ्रेज की हम लोग बात करें कि दिल्ली जो है वो 6 बार मिल रहा है, इंडिविजुअल दिल्ली जो है वो 16 टाइम है इसके अंदर। नीचे आप आओगे ALT WLT ये सब हम लोग देख लेते हैं। पेज के अंदर टेक्स्ट बहुत कम है। एटलीस्ट किसी भी वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके अंदर 900-800 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए। इस वेबसाइट में वो कंटेंट नहीं है। अब यहाँ ज़्यादा कंटेंट क्यों नहीं है, इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कि भाई यहाँ पर हम लोग चेक तो कर रहे हैं SEO को समझने के लिए। देखो लैंडिंग पेज को ना कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करते, हैवी करते हैं हम लोग पेज, होम पेज को। ये होम पेज नहीं है, ये क्या है एक एडवर्टीजमेंट का पेज बना हुआ है। इसमें विजुअल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, टेक्स्ट कंटेंट का कम यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 300 कैरेक्टर का 300 वर्ड का अगर टेक्स्ट आपके पास आ रहा है तो वो गलत नहीं है। अब आप यहाँ पर पूरी पूरी कहानियाँ लिखना स्टार्ट कर दो, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दो, तो कोई विजिटर आपके पेज को ज़्यादा नहीं देखेगा उस केस में। ठीक है, अब टॉप रैंकिंग कीवर्ड देखो, अगर कोई लिखता है अरीना एनिमेशन तो हम पूरे उसमें सेकंड पोजीशन पर आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में सर्चेस कितनी बन रही हैं टोटल, ठीक है। एस्टिमेटेड ट्रैफिक कितना आ रहा है हमारे पेज के ऊपर, 4390 लोग हमें विजिट करते हैं। अरीना एनिमेशन इन दिल्ली 116 लोग, ठीक है। 720 सर्चेस बनती हैं, लेकिन उसका जो विजिट करते हैं वो 116 लोग हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अरीना एनिमेशन साउथ एक्स 720 सर्चेस बनती है तो 47 लोग साइट को विजिट कर रहे हैं। अब अरीना एनिमेशन जो ऊपर आप देख रहे हो इस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक कैसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अरीना एनिमेशन इज़ अ मेन कीवर्ड। अब जितने भी अरीना में इंडिया में अरीना है या इंडिया से बाहर है वो सब क्या है, अरीना एनिमेशन ही है ना। तो कोई भी अगर लिख रहा है तो वहाँ पर ऐड चलने की वजह से ये पेज ऊपर दिखाई देता है तो लोग पहले लिंक को क्लिक करते हैं, वो कहते हैं अरे मैं तो तिरुवनंतपुरम में ढूंढ रहा था लेकिन ये तो यहाँ पर आ गया दिल्ली का एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्लिक तो हो गया ना, ट्रैफिक उसको मिल गया। अब जैसे यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिहार से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, गुड़गांव से भी स्टूडेंट्स आके यहाँ पर कोर्स कर रहे होते हैं। तो कैसे पहुँचते, क्योंकि कुछ का माइंडसेट होता है हमें वहीं जाके करना है, ठीक है। कुछ होते हैं कि भाई हम अपनी लोकेलिटी में कर लेते हैं। तो देखो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये आता है कि भाई अगर आप कहीं से करोगे अच्छी जगह से तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छा ट्रेनर मिलेगा, तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। इंस्टीट्यूट अरीना हर जगह है लेकिन क्वालिटी हर जगह एक जैसी नहीं मिलेगी, ठीक है। टोटल मंथली ट्रैफिक कितना है इस वेबसाइट का
इतने लोग इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। अगर इतना ट्रैफिक आपके पास है तो अगर इस वेबसाइट को हम चाहें तो गूगल के एडसेंस में अप्रूव करा सकते हैं। तो हमारा एक साइड इनकम यहाँ से मतलब 25-30 हज़ार रुपये महीने का आराम से वेबसाइट कमा के अलग से खुद से, यानी कि अपना खर्चा खुद का खुद ही निकाल सकती है वेबसाइट, ठीक है। बट जब एक स्टूडेंट इस तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव साइट्स पर आता है ना, तो वहाँ पर अगर उसको हम लोग ऐड दिखाएं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा उसके लिए। तो वो जनरली जो ऐड लगाए जाते हैं वो ब्लॉगिंग साइट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपका ब्रांड है और आपने ब्रांड के ऊपर ही ऐड लगा रखा है। आप सोचो कि जैसे आप बाटा के उस पर जाओ, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर मुझे जूता खरीदना है और वहाँ पर एडिडास नाइकी के ऐड भी आ रहे हैं तो तुम कॉम्पिटिटर लेके आ रहे हो कि भगा रहे हो अपना? हाँ, तुम तो दूसरे को ऑप्शन दे रहे हो भाई, वहाँ से जाके ले लो। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ऐड चलाना चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर कि कहीं ऐसा ना हो कि 4 पैसे कमाने के चक्कर में जो 40 आने वाले थे वो भी चले गए। तो रिसर्च वर्क समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, बैकलिंक। तो डोमेन की जो स्ट्रेंथ है वो कितना है 30 और पेज की जो स्ट्रेंथ है वो कितना है 12। तो ध्यान रखना है कि डोमेन और पेज स्ट्रेंथ ये दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जितना डोमेन पुराना होता जाएगा डोमेन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि जैसे अब अगर ये डोमेन हम लोग देखें 5-6 साल का हो गया, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए इसकी रैंक जो है वो भी 30 हुई है। इसको और बेटर होना चाहिए था। तो डोमेन की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, जब जितना ट्रैफिक आप ड्राइव करते हो अपने पास। तो डोमेन की स्ट्रेंथ लास्ट ईयर की स्ट्रेंथ 10 थी, हमने इस बार 20 इसमें अचीव कर लिया। लेकिन पेज की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक ही पेज है ना। अगर हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते तो यूज़र वहाँ से आगे कहाँ गया, ठीक है। तो यानी कि मैंने विजिटर के टाइम को और ज़्यादा बढ़ाने में काम किया अपना। रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं और बैकलिंक्स कितने हैं, तो आप बैकलिंक की वेबसाइट देखोगे कि कहाँ कहाँ से बेसिकली इस हमें बैकलिंक मिला है। जैसे अपोलो, वहाँ पर हमारा एक बैकलिंक बना हुआ है। वेबसाइट क्रॉल्स, शार्पर एपीआई, इस तरह की डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ से ये बैकलिंक हमें मिल रहे हैं। टॉप बैकलिंक पेजेस की वेबसाइट कौन सी, वो ये सब है। अरीना एनिमेशन इंडिया, जिसके अंदर से हमें खुद के बैकलिंक अपने मिल रहे हैं। तो जब भी आप कोई लिंक लगाते हो अपने पेज के अंदर, तो उसमें एक अभी हम लोग सीखेंगे वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास के, कि उसमें डू फॉलो नो फॉलो चीज़ें होती हैं। कि आपके लिंक को जब कोई क्लिक करे तो डू फॉलो नो फॉलो, यानी कि अपने बैकलिंक आप खुद भी बना सकते हो, आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अपोलो की वेबसाइट पर जाके अरीना एनिमेशन का बैकलिंक होना कोई सेंस है वहाँ से? ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम लोग कोई कंपनी हायर करते हैं ना, एड एजेंसी, कि भाई हमें अपनी वेबसाइट के बैकलिंक चाहिए, तो कंपनियां क्या करती हैं, बैकलिंक अनसेंट कहीं भी बना देती हैं जाके। वो तो कहती है सर देखो हमने आपको 2000 बैकलिंक दे दिए। अब 2000 बैकलिंक पर कोई मुझे ढूंढ भी रहा है नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आपका बैकलिंक बना दिया जाके किसी ने अरीना एनिमेशन का फ्लिपकार्ट के ऊपर, कौन ढूंढेगा तुम्हें वहाँ? तो आप देखते हो जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने आप जाते हो, तो किसी के वीडियो में मतलब बंदा क्या है कुछ और रहा है, बंदा नीचे कमेंट जाकर डाल देगा घर बैठे पैसा कमाए, ठीक है, और एक लिंक लगा होगा वहाँ पर। नोटिस किया होगा इस तरह का कुछ नाम ना लिंकिंग करके चले जाते हैं कमेंट के अंदर। तो वो क्या है, एक तरह का बैकलिंक है, ठीक है। कि भाई उस वीडियो में कोई अगर उसको वहाँ से देखेगा और क्लिक करके जब उस वेबसाइट को पहुँचेगा, तो यानी कि एक रिटर्निंग कस्टमर आया ना वहाँ से उस वेबसाइट पर, तो वो बैकलिंक है। बैकलिंक जो वापस लेकर आए किसी भी जगह से आपको उस साइट के ऊपर। तो अब आप सोचो कि बैकलिंक बनाने कितने पागल लोग हैं, जहाँ मन करे। उन्होंने देखा भाई साहब फ्लाइंग बीस्ट का बंदे का ये वीडियो बड़ा फेमस चला, जाके बैकलिंक बना दिया। अब उसमें धड़ाधड़ कमेंट चल रहे हैं, तुम्हारा बैकलिंक नीचे चला गया, ठीक है। वो बंदा फिर आएगा लौट के थोड़ी देर बाद, 15 मिनट फिर एक बैकलिंक बनाएगा, फिर वो नीचे गया फिर बनाएगा वो। तो एक एक दिन में लोग 2-2 हज़ार बैकलिंक बनाते हैं। उनका काम ये होता है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट बैकलिंक बनाते जा रहे हैं। फेमस यूट्यूबर को टारगेट करेंगे, इंस्टाग्राम वाले लोगों को टारगेट करेंगे, कमेंट में जाके पेस्ट करते रहेंगे अपना। सर मुझे ये समझ आता है जैसे इंस्टाग्राम पे मतलब चलो फेमस जो भी है हम्म उनके पोस्ट पे भी अजीब मतलब जो भी कमेंट्स आते हैं, हम्म तो जिन अकाउंट से आ रहे हैं ना वो उन अकाउंट में फॉलोअर्स भी नहीं है, हाँ, 2-4 फॉलोअर्स है फिर भी कमेंट इतने सारे भर रखे हैं उसमें, मतलब वो लोग करते क्यों है देखो क्या होता है। जब अकाउंट से फॉलोअर्स भी नहीं है। हाँ, देखो होता क्या है ना कि जैसे हमें ये तो पता है कि मल्टीपल अकाउंट बनाए जा सकते हैं। जैसे आज की डेट में क्या है कि मान लो कि तुम यूट्यूबर बनना चाह रहे हो। एक होता है ऑडियंस जो मैंने अर्न की है, एक ऑडियंस है जो मैंने बेसिकली पैसा देके खरीद ली है। अब जैसे बिहार में आज की डेट में इस तरह का बहुत तगड़ा धंधा चल रहा है कि भाई आपको आज आपने यूट्यूब चैनल बनाया, कल ही आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा। रातों रात आपके 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का टाइम हम पूरा कर देंगे।
तो उन्होंने क्या कर रखा है, पूरी फर्म सी बना रखी है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, मोबाइल्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर आपने एक अपना चैनल पे वीडियो बना के डाला और वो भाई साहब सभी फ़ोनों पे उन्होंने चला दिया एक साथ। ठीक है, वॉच टाइम बढ़ रहा है ना। तो मान लो कि एग्जांपल के तौर पर तुमने एक 4 घंटे की वीडियो डाल दी, वो 4 घंटे की वीडियो किसी एक बंदे ने देखी। अब ऐसे मान लो कि पता नहीं कितनी लोग कंपनियां हैं जो बना रही हैं, तो मान लो मेरे पास 40 है, तो 400 घंटे तो हो गए सीधे। मेरे को 4000 करने, तो 10 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अगर एक ही जगह से करा रहा हूँ। और अगर मैंने एक ही दिन में सब लोगों को पकड़ लिया कि भाई इतने पैसे पकड़ो मेरा करा के दे दो, बना के दे देंगे वो। उतने फिर सब्सक्राइबर भी मिल गए, इतनी डिवाइस है तो वहाँ से सबसे सब्सक्राइब भी हो रहा है। फेक अकाउंट होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक इंस्टाग्राम यूज़र है जिसके पास 10,000 हैं फॉलोअर, उसने फॉलो भी बहुत कम लोगों को किया हुआ है। अगर वो पोस्ट डालता है कोई तो धमाल हो जाता है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो पोस्ट डाला है लेकिन व्यू 35 ही आ रहे हैं, तो यानी कि उसके अकाउंट में सारे के सारे लोग जो हैं वो डेड हैं। ठीक है, हाँ लाइक्स वगैरह आ नहीं रहे हैं और फॉलोअर्स के सारे हाँ। तो करना ये पड़ता है बहुत सारे लोगों को ना, जैसे आप कोई यूट्यूब पर रील डालो, ठीक है, आपकी रील पर 100 200 हद मार के 400, तुम 4000 भी ले आओगे व्यूज़, ठीक है, लेकिन मिलियंस में नहीं होंगे। अब वहीं पर उन लोगों के मिलियंस में हो जाते हैं कि भाई मैंने एक यहाँ से डाला और धड़ 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 सब में पहुँच गया। देखो क्या होता है कि फेसबुक का अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, यूट्यूब का तो फिर भी बहुत क्लियर पॉलिसी है। यूट्यूब कहता है कि भाई तुम्हारे नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स अगर हैं बहुत ज़्यादा, आपने कोई वीडियो डाला तो फॉलोअर्स तक पहुँची, तो क्या होता है, इंस्टेंट चेन रिएक्शन होता है। जैसे न्यूक्लियर बम होता है ना, न्यूक्लियर बम तब तक फटता है जब तक उसके अंदर से न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे ना, प्रोटॉन, वो आपस में बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, फटते रहेंगे और बनता जाएगा। हाइड्रोजन बम उससे बड़ा खतरनाक होता है कि उसमें तो 1H1 इक्वल टू 2He4, वो तब तक चलता अपने आप में मल्टीप्लाई होता रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं यूरेनियम बम के अंदर क्या होता है, एक टाइम पर आके ख़त्म हो जाएंगे, एक टाइम तक ही फटेगा, उसके बाद में बंद। हाइड्रोजन बम बंद नहीं होगा। तो जैसे सूरज है ना, हर साल के साथ गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि सूरज में सन के अंदर हाइड्रोजन रिएक्शन होता है आपका। ठीक है, जब हमने केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजन की पावर क्या है। तो जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो अभी तक बने हुए यूरेनियम के बने हुए हैं, कि भाई एक अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्री में लगाती हैं यूरेनियम की, आपकी पनडुब्बियाँ चल रही, न्यूक्लियर सबमरीन बोलते हैं ना। वो क्या है कि भाई एक बार उसके अंदर आपने 1 किलो यूरेनियम डाल दिया, 30 साल के लिए भूल जाओ, इतना पावरफुल होता है। आपने अगर 1 किलो यूरेनियम अगर किसी कार में लगा दिया तो तुम्हें शायद 1000 साल तक उसमें फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूरेनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए बनते हैं रिएक्टर जो बेसिकली इसको हैंडल करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या है, यूट्यूब के अंदर ना एक रिएक्शन है। अब मैं हूँ एग्जांपल के लिए, एक मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पास 100 सब्सक्राइबर हैं, मैंने सुमित को सब्सक्राइब किया हुआ है, सुमित के पास 10,000 लोग हैं, उन 10,000 के भी तो लोग होंगे। अब आप समझ गए क्या हो रहा है, चेन रिएक्शन। अब जो मेरे 100 हैं उनके 100 में भी आगे कुछ होंगे, तो ऐसे बनते रील डालती धड़ 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 व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी के उलट अगर हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक में क्या होता है, आपकी पोस्ट बड़ा स्लो परफॉर्म करती है। क्या होता है, फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा है, वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे अकाउंट पे 4,000 लोग हैं तो मैं तुम्हें 400 लोगों तक ही जाने दूंगा, उसके आगे जाना चाहते हो तो बूस्ट करो, लिखा आता है नीचे, तुम बूस्ट करोगे तब जाके तुम्हारा काम होगा। तो इसलिए ना रील का ट्रेंड आया। अगर आपने अपने कंटेंट को फेमस करना है तो रील बनाओ, और रील को ऐसा बनाओ कि जिसमें अधूरा रह जाए। तो देख, तो कई बार यूट्यूब वगैरह के ऊपर कुछ लोग लिख के जाते हैं, अरे भाई अगली बार डाले तो पूरी डालना, ये अधूरी नॉलेज डाल के क्या फ़ायदा है। वो इसलिए डालते हैं ताकि बंदे में क्यूरियोसिटी हो, वो उसको जाए चेक करे, वहाँ पर जाके उस कंटेंट को देखे। तो अधूरा ज्ञान जो होता है जानबूझ के डाला जाता है, पूरा डाल दोगे तो बंदा ठीक है चलो स्वाइप अप, ठीक है। लेकिन अगर कोई अच्छी नॉलेज वाली चीज़ लगी उसको और वहाँ पर वो बीच में कट हो गया, तो बंदा वहाँ से आके देखने की कोशिश करता है उसको, तो बड़ा सोच समझ की चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें यह बोलूँ जी यहाँ पर 4 रूम है, इस वाले में नहीं जाना, तुम 3 को भूल जाओगे, चौथे में क्या है ये बताओ। वहाँ पहुँचेंगे हम पहले, बाद में देखेंगे बाकी चीज़ें। तो यूज़र को ऐसी जगह पर छोड़ो जहाँ पर उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो चीज़ों को जानने की। अगर आप सारा कुछ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दोगे तो तुम कभी भी टाइम नहीं बढ़ा पाओगे। मैं क्यों मना करता हूँ, यूट्यूब से कभी नहीं पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे जो बंदा पढ़ने के लिए ज्ञान फ्री में दे रहा है, भाई वो फ्री में क्यों देगा तुम्हें, ये बताओ।
वो या तो अपना टाइम पूरा करोगा, यानी कि 1 मिनट का काम हो सकता है वो 1 घंटे में तुम्हें घुमा रहा हो बैठा के, यहाँ आ जाओ, ऐसे करो, वैसा करो, वैसा करो, क्योंकि वो है कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, वो एडुकेटर नहीं है वहाँ पर। जो प्रॉपर होंगे तो वो या तो कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट चार्ज करके आपको दे रहे होंगे चीज़ें उसके अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आते हैं। तो जब आप यूट्यूब से कोई नॉलेज गेन करो तो बहुत सोच समझ के लो कि वो कितने ऑथराइज्ड हैं। तो जैसे वो देखा जाता है कि कुछ चैनल्स के बारे में लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर कुछ चीज़ पर्टिकुलर सीखना है तो उस चैनल पे जाके सीखो, क्योंकि वो वेरीफाइड है चैनल, ठीक है, वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको। कंटेंट क्रिएटर तो वो है, लेकिन वो कंटेंट तरीके का बना रहा है। इंटरनेट की दुनिया में गूगल खुद ये कहता है कि भाई मेरे से जो आप इन्फॉर्मेशन क्वेरी डाल के सर्च कर रहे हो, मेरी गारंटी नहीं है वो सही है कि गलत है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच रही जो लोगों ने डाली है। गूगल अपने पास से एक सिंगल फाइल अपलोड नहीं करता आपको दिखाने के लिए। लोगों का डेटा आपस में एक दूसरे में घूम रहा होता है। किसी ने कभी किसी टॉपिक पे लिखा, गूगल ने उस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके अपने पास रख लिया, इंडेक्स करके, आपने सर्च किया, उसने उठा के आपको दे दिया, सर्च टर्म मैच हो गया ना वहाँ पर। इस तरह से तो इंटरनेट पे गूगल की सर्च की हुई नॉलेज के ऊपर तो कभी नहीं भरोसा करना जब तक उसको 10 बार क्रॉस चेक ना कर लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में, कि मान लो कि कई इतनी बार ना जाने अमिताभ बच्चन के निधन का भाई साहब मैसेज लोगों ने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके चक्कर में व्हाट्सएप को लीगलाइज करके उसके ऊपर एक पॉलिसी लगाई गई कि आप अगर कोई फॉरवर्ड कर रहे हो मैसेज, वो कितनी बार फॉरवर्ड हो चुका है, लिखा था फॉरवर्ड मैनी टाइम, नोटिस किया होगा, ठीक है। और गलती से अगर 10 लोगों ने उसको स्पैम कर दिया, मार्क स्पैम, तो वो न्यूज़ फिर आगे चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी हर जगह लगाएगी। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करने से पहले उसकी सिक्योरिटी पढ़ो कि कल को तुम्हारे साथ अगर कुछ हो जाए तो कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को। तो रील जो होती है ना, बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा सब्सक्राइबर है या नहीं है, आप पहुंचोगे लोगों तक। और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उनके लोगों को दिखाई देगी। तो इसलिए रील की लाइफ जो होती है बहुत छोटी और बहुत तेज़ होती है। तो आप देखते हो रील जो होती है 24 घंटे चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है अपने आप ही। जैसे कहीं पर रील बोलते हैं, कहीं पर स्टोरी बोलते हैं, कहीं पर शॉर्ट्स बोलते हैं, अलग अलग नेम से फेमस है। अब जैसे हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हो TLD, ठीक है। यहाँ पर टॉप जियोग्राफिक वी हैव फाउंड लिंकिंग टू योर साइट। तो जैसे यहाँ पर आप ये अलग अलग ग्राफ्स कुछ देख रहे हो, ठीक है। US में कितना लोग आपको सर्च कर रहे हैं, इंडिया में आपको कितना लोग सर्च कर रहे हैं, ये कलर देख समझ रहे हो। इस तरह से आपको यहाँ पर पता चलेगा। नीचे चलोगे यहाँ पर यूजेबिलिटी जो है वेबसाइट की, आप यहाँ देखें, नंबर देख रहे हैं कितना छोटा गया टैबलेट के लिए। तो ये यहाँ पर सही नहीं है, इस चीज़ को बेटर किया जा सकता है। वेबसाइट जो है 3.1 सेकंड में रिस्पॉन्स कर रही है, इसको 2.5 सेकंड के अंदर में आना चाहिए। सारी चीज़ें ग्रीन में होनी चाहिए आपकी। दो चीज़ें सही जा रही हैं, एक चीज़ गलत हो रही है। तो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो हो रहा है वो हमारा 3.1 सेकंड में, यानी कि मेरी वेबसाइट को फंक्शनल होने में 3.1 सेकंड का टाइम लग रहा है, यानी कि इंटरेक्टिव होने में। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यानी कि 10.8 सेकंड, स्पीड इंडेक्स 25.6 सेकंड्स, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट 12.1 सेकंड। तो यानी कि 3.1 सेकंड में तो पहला रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके बाद पूरी वेबसाइट को लोड होने में मैक्सिमम जो है वो इतना टाइम जा रहा है इसके अंदर। तो बहुत स्लो है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो। इन चीज़ों को बेटर करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें सही होंगी। ये चीज़ें सही चल रही हैं सब, डार्क ग्रीन में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लाइट ग्रीन तक मॉडरेट है आपका, रेड में गया तो गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पता चलेगा आपके पेज में इमेजेस कितनी है, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ 1.28 MB की इमेज है ये वाली, ठीक है। JS जो है 0.64 है, HTML 0.2 MB का है, CSS 0.25 MB का है। अब ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इनलाइन लिख दिया सारा, ठीक है। अदर कोड जो है वो 0.18 MB का है। तो इनको कंप्रेस किया जा सकता है। अगर आप कंप्रेस को देख लिखा है कितना कितना लाइट हो जाएगा, तो जावास्क्रिप्ट 73% कंप्रेस हो सकती है। यहाँ पर आप देखो ये 5% हो सकता है, CSS 25% हो सकती है। तो मेरी पेज की स्पीड बढ़ेगी उससे, ठीक है। लोडिंग टाइम हमारा कम हो जाएगा, यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ से मिलेगा उसके अंदर। तो यहाँ आप देखो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, 122। नंबर ऑफ HTML पेजेस पूरी वेबसाइट में कितने हैं इस डोमेन के ऊपर, चल एक ही रहे, वेबसाइट और भी है इसके अंदर। मतलब अगर मैं आगे कोई URL पास करूँ तो वो काम करेगा इसमें।
जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ JS रिसोर्सेज कितने, 23। ये पूरा इसने मेरा वेबसाइट का फोल्डर चेक कर लिया लैंडिंग पेज से। तो जैसे अगर मैं यहाँ जाके कुछ लिख दूँ /contact.php, अगर इस नाम का कोई पेज होगा तो हमारे सामने आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह कोई पेज नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है। कुछ और ढूंढ के देखो, जैसे कि ग्राफिक, ये तो है कि PHP पे ही चलती है। एडमिन तो वो खोलता है ना, ये वर्डप्रेस पे बनी होगी, तो यहाँ पे लिख दो WP एडमिन, हो सकता है ब्लॉक कर रखो। देखो वर्डप्रेस पे खुल गई ना। तो ये कैसे पता चला मुझे, तो जब मैं तुम्हें कोड दिखा रहा था ना, तो उसी बीच में मुझे पता चल गया था इसकी स्ट्रक्चर को देख के। क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस करें तो एलिमेंटर लिखा आ रहा है और यहाँ पर एक WP कंटेंट लिखा आ रहा है। ये WP कंटेंट ही पोल खोल देता है कि तुम्हारी वेबसाइट किस पे बनी हुई है। तभी तो मैंने दिखा दिया लिख के, तभी तो मैंने दिखा दिया लिख के उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि ऑप्टिमाइज नहीं है ना। देखो वर्डप्रेस को कोई भी चला सकता है, छोटा सा बच्चा भी चला सकता है 6 क्लास का, राइट। वो तो सीधे से ऑप्शन है, डालते जाओ। अब आपको टेक्निकल की चीज़ें पता नहीं है तो कैसे करोगे, गलतियाँ ही करोगे फिर उसके अंदर। तो रिसर्च वर्क आज का समझ में आया। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। कोई भी पेज जो भी आप बना रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, उसको जाके हमने वैलिडेटर वगैरह में चेक कर लेना। लिंक आपके साथ शेयर है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे हम। आज हमने रिसर्च वाली चीज़ें देखी कि क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको स्टैटिक वेबसाइट पहले लाइव करके उसको कैसे कंसोल में लेकर आना है, कैसे गूगल के अंदर उसको अप्रूव कराना है, वो करके दिखाऊंगा। फिर हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अटेंडेंस सभी का हो गया, बस एक रह गया, कौन, खुशी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।